आज़ाद हुआ तो किससे आज़ाद हुआ हम लोग ये सुनते थे, तो बोलते थे कि अंग्रेज लोगों ने बहुत बुरा शासन किया 200 साल और अंग्रेज़ों के गुलामी से हमको आज़ादी मिला, ऐसा हम लोग को बताया जाता है। लेकिन मैं आपको इतिहास में और थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। 1947 में हमारा देश को आज़ाद हुआ, तथाकथित आज़ादी हुआ। हम लोग तो आज़ाद नहीं हुए, ब्राह्मण लोग जो है ऊंचे जाति के लोग हैं जो वो लोग आज़ाद हुए। हम लोग तो जस के तस है, आज़ादी हुआ उससे पता ही नहीं। हमारा तो रोज़ दिन सूरज उग रहा है, रोज़ दिन सूरज डूब रहा है, रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं। इसी को हम लोग हमारे आदिवासी लोग जानते हैं। लेकिन 1947 से 200 साल पहले अंग्रेज़ों का शासन था, तो 200 बोला जाए तो लगभग 1600 ईस्वी में अंग्रेज लोग इस भारत में, यही होगा ना 200 साल राज करने का। लेकिन 1600 ईस्वी से और पहले देखा जाए तो 712 ईस्वी में पहली बार मुगल साम्राज्य का यहाँ पर हमला हुआ था और 1100 ईस्वी से लगातार 1600 साल तक, 1100 साल बीत गया। उसके बाद 1200, अभी 2100 साल चल रहा है ना, 2100 कितना, 2024 हम लोग लिखते हैं तो 2024 बोल सकते हैं इसको ना। तो ये 2024 है, वैसा ही 1100 साल, उसके बाद 1100 साल ख़त्म हुआ ईस्वी, उसके बाद 1200 ईस्वी चला, 1200 ईस्वी ख़त्म हुआ, उसके बाद क्या आएगा 1300 ईस्वी, 1300 ईस्वी के बाद 1400 ईस्वी, 1400 ईस्वी ख़त्म हुआ, फिर 1500 ईस्वी आया, 1500 ईस्वी ख़त्म होने के बाद 1600 ईस्वी में अंग्रेज लोग आए। तो 1100 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक इस भारत देश में मुगल लोगों का शासन था। मुगल जो विदेश लोग थे, विदेशी थे, उन लोगों का शासन था। और उस शासन में हमारे लोग जैसा थे, कांदा कूसा खाने वाले, जंगल में रहने वाले, अभाव का ज़िंदगी जीने वाले, जैसे अभी भैया बता रहे थे कि लोहा बनाने वालों को असुर बोलते हैं ना, ऐसे ही था। उस समय कुछ कपड़े बनाने वाले थे, तो उस कपड़े बनाने वाले से हमारा निस्तार चल जाता था। हमारा रोजी रोटी सारा चीज़ हमारे गांव घर के ही लोग ही करते थे और इस तरह से हम लोग का काम होता था। लेकिन साथियों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मुगलों के शासनकाल में इस देश में जो ज़मींदारी प्रथा थी, जो ज़मींदारी प्रथा था, उस ज़मींदारी प्रथा को संचालन करने के लिए, जैसे हमारे तरफ में कंवर लोग हैं, कंवर लोग को बोलते हैं कि इधर गोल्ला रिकना, उनको ज़मींदारी प्रथा का जिम्मेदारी दिया गया था। वैसा ही उस ज़माने में अंग्रेज़ों के शासनकाल से मुगल शासनकाल में ब्राह्मणों का और जो क्षत्रिय होते हैं, इन लोगों के ऊपर में ज़मींदारी प्रथा का अधिकार था। और हमारे लोगों को तो क्या था कि हम लोग अछूत जंगल में रहने वाले लोग थे। उस समय हमारे पुरखे लोग जहाँ तक धर्म स्वीकार नहीं किए रहे होंगे, अंग्रेज लोग आए तब ये हमारे पास में क्रिश्चियन धर्म आया। अंग्रेज लोग नहीं आए थे तब तक हमारे पास में हमारा प्रकृति पूजक था, सरना पूजा को मानते थे और उसी में ही जीवन जीते थे। ऐसे ही होगा ना, अंग्रेज आने के पहले तो क्रिश्चियन धर्म नहीं था यहाँ पर, लेकिन हमारे पुरखे लोग यहाँ जीवन को जी रहे थे। ये इतिहास को हम लोग कौन कौन जानते हैं? हम लोग कोई नहीं जानते हैं। तीसरी चौथी क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि जलाऊ लकड़ी किसको कहते हैं, इमारती लकड़ी किसको कहते हैं। उसी को रटते रटते हम लोग का परीक्षा पास करने में दिक्कत हो जाता था ना। तो हमारा जो इतिहास, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, इतिहास की अगर जानकारी आपको नहीं रहेगी तो इतिहास को कहा जाता है वो आपका विरासत है। अब विरासत क्या होता है? वो एक पूंजी होता है। जैसे हमारा रोहिदास पटना, रोहतासगढ़ सुने हैं ना आप लोग? रोहतासगढ़ गए हैं कि नहीं गए हैं आप लोग? इस पारिस से एक आध बार प्लान नहीं बनाया कि पारिस वालों को लेके चले ऐसे बोल के? चलो अब प्लान बनाएंगे। रोहतासगढ़ में हमारे लोगों का, वहाँ पर राजा महाराजा सिंगनी दाई हमारे जो लोग थे ना, हम लोग का राजा था, राज्य चलता था, हमारा क्षेत्रीय राज होता था रोहतासगढ़ में। हम लोग राजा परिवार के हैं। वो हमारा क्या है? विरासत है। वो हमारा इतिहास है, वो हमारा विरासत है। वो विरासत क्या होता है? वो आपका पूंजी होता है। अगर आपको ये बात रोज़ बोला जाए कि तुम्हारे पुरखा लोग राजा थे और तुम लोग कहाँ यहाँ पर गर 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 के घूम रहे हो, भटक रहे हो दर दर के ना, तो आपके अंदर का जो भावना आएगा, आपके अंदर एक जो जोश पैदा होगा, आपके अंदर एक प्रेरणा पैदा होगा कि यार हमारे पुरखे लोग राजा थे और मैं यहाँ पर कहाँ पर लगा हूँ।
आपके अंदर में एक जिंदगी को जीने का एक उत्साह, आपका एक नज़रिया अलग बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बनेगा ना। आपको इस बात का जानकारी हो कि हमारे जो पुरखे लोग थे वो लोग राजा थे, हमारा वहाँ पे शासन था, हम लोग को बहुत बड़ा राजपाट चलता था, हमारे सामने कोई नहीं टिक पाता था, हमारे पुरखे लोग मुगलों को कितने बार हरा दिए। ये जानते हैं कि नहीं जानते? आप लोग कहानी को नहीं जानते हैं? हमारे पुरखे लोग जो मुगल शासन की मैं बात बता रहा हूँ ना, उस मुगल शासन से लड़ाई हुआ। मुगल शासन लोग आए हमारे यहाँ लड़ने के लिए, हमारे रोहतासगढ़ में, और जब वो लोग देखे कि इनसे नहीं जीत पाएंगे और उनको कोई बताया कि इनका जब त्यौहार होता है तब ये लोग खा पी करके मस्त रहते हैं, उस समय तुम लोग आना और लड़ाई करना। कोई गुप्तचर होता है ना, हर जगह कोई ना कोई भेदिया होता है, गुप्तचर होता है, दलाल होता है, कोई ना कोई दुश्मन होता है आपका घर में, पड़ोसी में, गांव में, घर में। तो कोई दुश्मन उनको यही बताया, उनका जो जलन रखने वाला, कि जब उनके घर में त्यौहार का माहौल होगा तो त्यौहार के समय में ये लोग सब क्या करते हैं, खा पी कर के लोग पड़े रहते हैं, उस समय तुम लोग हमला करोगे तब तुम लोग जीत जाओगे। तो मुगल साम्राज्य क्या किया, मुगल सेना वही काम किया। मैं थोड़ा देर भूमिका बनाने के बाद आप तक आऊँगा ना, लेकिन इतिहास जानना जरूरी है, इसलिए आपको इतिहास की जानकारी दे रहा हूँ। तो मुगल सेना के लोग हमारे रोहतासगढ़ में हमारे पूर्वजों के पास में जब लड़ने आए, और जब उस बात को पता चला, क्योंकि राजा महाराजाओं के पास में गुप्तचर सेना रहती है, उनको पता चला, संदेश देने वाला बताया कि मुगल सेना आपके राज्य में हमला करने आ रहा है, हमारे राज्य में। तो वहाँ उस समय वहाँ की जो रानी थी, जिसको सिंगनी दाई बोलते हैं ना, वो उस बात को देखी, और कि हमारे जितने भी पुरुष लोग हैं, हमारे अंकल लोग हैं, हमारे सेना के लोग हैं, सब लोग क्या हैं, नशे में, त्यौहार के कारण क्या है, पी खा के पस्त हैं। तो जितने भी महिलाएं थी, सब महिलाओं को उन्होंने तुरंत इकट्ठा किया। सारे महिलाओं को संदेश देने वालों को बोले कि हरकारे को, जैसे पहले आज भी होते हैं, जो चौकीदार होता है हरकारा होता है, जो हमारे गांव में जाके बता देता है, वैसा ही महिलाओं को एकत्रित करके महिला लोग पुरुष का भेष धारण किए, और पुरुष का भेष धारण करके उन मुगल सेनाओं को क्या किए, जनी शिकार जिसको बोलते हो आप लोग ना, बहुत सही, तब मार के उनको भगा डाले, मार के भगा दिए। तो फिर वापस हो गया, एक कार्यक्रम उनका खत्म हो गया। फिर जो बाद में उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ, जो उनको बताया था, अरे यार तुम तो बोले थे कि ये लोग तो पी खा के पड़े रहते हैं, तुम जीत जाओगे उस दिन लड़ोगे तो त्यौहार के दिन है, वो लोग हम लोग तो हरा दिए। तो वो बताया, उनको गुप्त बात बता दिया एक जन जो देखा था, कि आप उनको देखना कि ये लोग अभी लड़ाई आपको हरा के जो वापस आ रहे हैं, तो रास्ते में एक नदी पड़ता था, नदी के पार सीमांत था, नदी से पार करके उनको भगा दिए। वापस आते समय महिला लोग जो धोते हैं चेहरा को, तो लोग दोनों हाथ से धोते हैं, और पुरुष लोग एक एक हाथ से ही धोते हैं अपना ना। तो वो लोग बोले कि तुम लोग ये को यकीन नहीं है कि ये लोग पुरुष हैं कि महिला हैं, तो तुम लोग इनका हाथ चेहरा धोना को देखना। और जैसे ही सारी महिला लोग उनको हरा करके, लड़के उनको भगा करके जब वापस आ रहे थे, तो देखा उसका आदमी कि उनका सेना मुगल का जो भी गुप्तचर आदमी था, वो देखा कि ये सारे के सारे क्या है, महिला लोग हैं। तो आप लोग महिला लोगों के लिए जोरदार ताली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग जीतने वाले लोग हैं, तो एक दो जोरदार ताली महिलाओं के लिए हो जाएगा। तो साथियों, मैं आपको ये इतिहास बताना चाह रहा हूं कि महिलाओं ने उन मुगल साम्राज्य को हराया। जब तक उसका भेद नहीं पता चला तब तक ये लोग जीतते रहे, लेकिन जिस दिन को भेद पता चल गया कि ये लोग पुरुष लोग नहीं रहे, ये लोग महिला लोग हैं, तो उसके बाद उन्होंने और जोर से, ज़्यादा ताकत बल के साथ में हमला करके हमारे रोहतासगढ़ से हमारे लोगों को हरा दिया। ये इतिहास हमारे लोगों को कौन बताते रहता है? बताते हैं क्या? पुस्तक में नहीं बताते हैं। घर में कोई बताता है कि अपने बच्चों को कि हमारा राजपाट पहले चलता था? बताते हैं? नहीं बताते। हमारे स्कूल में नहीं बताते हैं, हमारे समाज में नहीं बताते हैं, हमारे घर में नहीं बताते हैं। तो हमारा बच्चा को जब बड़ा होता है, छोटा से जब बड़ा होता है, तो उसके अंदर में क्या भावना पैदा होगा? राजा का भावना पैदा होगा। कैसे पैदा होगा? जब हम बताएंगे नहीं तो हमको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? आप लोग राजा थे अपने समय में, हमारे पूर्वज लोग राजा थे, और उस राजा के हम लोग वंश हैं। और आज हमारा राज्य को छीन करके आपको जंगल में भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। हम लोग जंगल में क्यों रहते हैं आप लोग को पता है? हड़प्पा संस्कृति की बात मैं आपको बताया। हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, हमारे पुरखों की सभ्यता थी वहाँ पर।
और उस सभ्यता में हमारा ऐसा जो रोड है ना, ऐसा रोड हुआ करता था। आज जो ईंटा जो पक्का के घर में रहते हैं ना, ऐसे वैसा उस जमाने में हमारे पुरखे लोगों का पक्का का ईंट हुआ करता था। और सारा चीज सभ्यता जो मिस्र की सभ्यता है बोलते हैं, बेबीलोन की सभ्यता बोलते हैं, वैसा ही सिंधु घाटी की सभ्यता भी एक महान सभ्यता में से एक था। और उस सभ्यता के आप और हम लोग सब हैं। जब जो लड़ाई हुआ ना, वहाँ पर लड़ाई किसके साथ हुआ आप लोग को पता है? उस समय में यूरेशिया नाम का एक जगह है। काला सागर का नाम सुने हैं आप लोग? बाइबल में आता है ना, काला सागर का नाम आप लोग सुने होंगे। काला सागर के पास एक जगह है, उसको बोलते हैं यूरेशिया। जैसे कि इस जगह का क्या नाम है? मधवा बोलते हैं ना, वैसे ही वहाँ का एक जगह का नाम है यूरेशिया। तो यूरेशिया के पास एक जगह है अस्किमोजी। वहाँ के कुछ लोग वहाँ से हमारे साथ लड़ाई लड़ने के लिए आ गए सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता में लड़ाई होने के बाद जो लड़ाई लड़े और हमारे लोगों को हरा दिए छल और कपट के द्वारा। हमारे उरांव लोग, आदिवासी लोग और हमारे भारत के लोग क्या है, सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं कि नहीं है? बहुत सीधे साधे हैं और बहुत ही ज़्यादा भोले भाले भी हैं। लेकिन इसी भोले भालेपन का लाभ उठाते हुए ये जो ब्राह्मण है ना, आज जो ब्राह्मण है, वैदिक सभ्यता आप लोग पढ़े होंगे मिडिल में, आर्यों का आगमन पढ़े होंगे ना कि नहीं पढ़े हैं? कितने लोग आर्यों का आगमन को पढ़े हो? थोड़ा हाथ खड़ा करो तो। ये जो आर्य लोग हैं ना, यही आर्य लोग ब्राह्मण हैं। ये जो आर्य हैं, यही आर्य लोग क्या हैं? ब्राह्मण हैं। और यही आर्य लोग हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे पुरखों के साथ में क्या किए? लड़ाई लड़े। और लड़ाई कैसे लड़े? छल और कपट से। एक कहावत आप लोग सुने हो ना, जंग और मोहब्बत में सब जायज है बोलते हैं। लड़ाई में साम दाम दंड भेद सब तरह का काम करके छल कपट से वो क्या किया? हमारे लोगों को हरा दिए। उसके बाद हराने के बाद वो लोग वर्ण व्यवस्था की स्थापना किया। वर्ण व्यवस्था के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वर्ण व्यवस्था का नाम सुने हैं ना इतिहास में कि नहीं सुने हैं? ज़्यादा इतिहास लंबा हो जा रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था की स्थापना हुआ। और वर्ण व्यवस्था हराने के बाद हमारे पुरखे लोग उनका वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किए। वर्ण व्यवस्था में क्या क्या होता है, कोई बता पाएगा? सबसे ऊंचा कौन होता है? ब्राह्मण। उसके बाद में ब्राह्मण के बाद में पहले देखो, ये सबसे ऊंचा ब्राह्मण हुआ ना, ये ब्राह्मण के बाद में क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद में वैश्य, और वैश्य के बाद में शूद्र। तो आप लोग अपने आप को कहाँ पे जोड़ते हैं बताइए? हमारे लोग अपने आप को इस चारों वर्ण में, इस वर्ण में कहाँ पर रखते हैं? ब्राह्मण में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्षत्रिय में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? वैश्य में, शूद्र में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हम लोग शूद्र में अपने आप को रखते हैं। लेकिन साथियों, हम लोग शूद्र में भी नहीं गिने जाते हैं। हम लोग उसके नीचे, उसको भीमराव अंबेडकर का नाम आपने सुना होगा। भीमराव अंबेडकर बोला था कि ये आदिवासी लोग हैं ना, इन लोगों को आउट ऑफ कास्ट बोला था। ये जो वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, आपका गिनती इस वर्ण व्यवस्था में भी नहीं था। ये जो ब्राह्मण लोग बनाए थे चार वर्ण, पहले ब्राह्मण, फिर उसके बाद में क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ये जो शूद्र है ना, जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं, जानते हैं ओबीसी समाज को? वो जितने भी पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं, वो सारे पिछड़ा वर्ग के लोग, ये लोग शूद्र में गिनती जाते हैं। वही लोग शूद्र में गिनती होता था। वैश्य में बनिया लोगों का, वैश्य में बनिया लोग और क्षत्रिय लोग जो राजपूत होते हैं, और ब्राह्मण लोग अपने आप को ऊंचा करके ये चार वर्णों में हमारे लोगों को बांट दिए। और हमारे जो आदिवासी लोग इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किए और ये लोग जंगल आ गए।